द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। बाजार में आज भी ठंडक है। स्लाइड ट्रेड में 57 पॉइंट निफ्टी माइनस में है। वीडियो बनाने तक की पोजीशन ये है, और ये भी करीब 160-70 पॉइंट माइनस में। सेंसेक्स भी, आईटी इंडेक्स 400 पॉइंट चढ़ा हुआ है। रात को अमेरिका में फेड बैंक ने 0.25% ब्याज की दरें घटा दी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था बाजार के महान विश्लेषकों के द्वारा कि अब ब्याज घटने की संभावनाएं कम रह गई हैं। क्यों रह गई हैं, इसका कोई जवाब नहीं। कि ये बॉन्ड महंगा हो गया, बॉन्ड की यील्ड तेज हो गई, कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं या करते हैं, उनको बाजार के जो महामना हैं वो जस्टिफाई करने के लिए कोई न कोई रीज़न जोड़ देते हैं। जबकि जेरम पवेल का ब्याज घटाने बढ़ाने का काम तो जेरम पवेल था ना। उनका खुद का एक कमिटमेंट था कि हम 2 किस्तों में करंट कैलेंडर ईयर में 2 किस्तों में 0.25% ब्याज घटाए। उनका तो कोई स्टेटमेंट था ही नहीं ऐसा, तो अपनी तरफ से ठोके जा रहे हैं। तो खैर वो ब्याज घट गया। एक किस्त ब्याज की एटलीस्ट ज़्यादा भी घट सकती है, 0.25% दिसंबर में घट जाएगी। अंडर दी सर्कमस्टेंसेस आईटी सेक्टर के साथ जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती जा रही है। रिजॉल्व होगी वो प्रॉब्लम, हुई भी है, शुरू भी हो गई है और होगी। बहुत अच्छा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इफेक्ट आएगा। ये जो बीएफएसआई सेक्टर के अंदर जो डेफिशिएंसी ऑफ द डिमांड जो थी, डेफिशिएंसी ऑफ द डिमांड क्रिएट हो गई थी ड्यू टू अनसर्टन सर्कमस्टेंसेस, वो सब दूर हो गया। सब धीरे धीरे दूर होगा, शुरू हो गया। एक बार काम शुरू होना चाहिए, फिर ऑन द ट्रैक आने के बाद कुछ भी हो सकता है। अनदर थिंग कि भारतीय बाजारों के अंदर जो जनरल इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल में तेजी लाते हैं। ये बात जरूर है। कल लंदन मेटल एक्सचेंज के ऊपर 4% की नॉन फेरस मेटल्स में तेजी आई। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड में भी तेजी है, जो बैटरी बनाने के काम आता है। अमर राजा और एक्साइड को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है उसके कारण। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, अब ये तो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आती रहे, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व भी होती हैं। और जब सॉल्व होती हैं तो वारे न्यारे कर देती हैं इन कंपनियों के और शेयर होल्डर्स के। तो इनसे घबराइए मत। ये नहीं कि साहब अमर राजा के अंदर कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम सुननी आ गई तो उसको बेच डाला, ऐसा मत कीजिए। कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, कंपनी के बेसिस स्ट्रक्चर को खतरा हो गया, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन ऐसा गलत आ गया हो जो कि उस कॉरपोरेट को डैमेज करता हो, तो ही बेचिए। अदरवाइज को बेचने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब छोटा मोटा चलता रहता है। और जो शेयर हैं ही कमोडिटी बेस्ड है, तो उन कमोडिटी बेस्ड में तो कोई दिक्कत आएगी। थोड़ी बहुत तो कभी कभी आ ही सकती है दिक्कत। और रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिनिश प्रोडक्ट की भी प्राइसेस बढ़ेंगी। एक क्वार्टर ठंडा रह जाएगा। टायर के शेयर जैसे गिर रहे हैं, टायर की वर्किंग खराब हुई है, टायर के शेयर गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। टायर की जैसी या तो फिनिश प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी और या नेचुरल रबड़ की प्राइसेस गिरेंगी। तो अपने आप देयर विल बी ए बैलेंस विल बी क्रिएटेड इन द नेचुरल प्रोसेस इन द टायर इंडस्ट्री। इसी प्रकार से छोटे मोटे चलते रहते हैं। कॉपर तेज हो गया तो केबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रॉब्लम है। एल्यूमिनियम तेज हो गया तो केबल मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम है। ये सब चलते रहते हैं, कमोडिटी जिनके बेस्ड कंपनी हैं। लेकिन खैर, आज ये तो चर्चा ये रही, और आज हम चर्चा जो करेंगे वो एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय बहुत गर्म होगा। दिस विल बी ए वेरी हॉट टॉपिक, जो एक सख्ते में डाल रखा है। करीब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से सिंस अक्टूबर समझिए, सिंस अक्टूबर 2024 एक बहुत बड़े सेक्टर को, जो एक राइजिंग स्टार के रूप में उभर रहा था, उस सेक्टर को ऑपरेटर्स ने दबा दिया। और क्यों दबा दिया कि चुनाव के वक्त
एकदम से बाजार में तेजी आई और उनकी वर्किंग तो आई थी, मतलब मार्च क्वार्टर की वर्किंग आ चुकी थी, उनमें एकदम से स्पर्ट आ गया। गवर्नमेंट रिपीट हुई, गवर्नमेंट रिपीट होने के कारण उस सेक्टर को प्रायोरिटी मिलनी थी, परिणाम स्वरूप उसमें एकदम से तेजी आई। या तेज किया उन्होंने, आई क्या तेज आई, बायोएंसी बढ़ी, उन्होंने भी मौके का फायदा उठाया। ऑपरेटर हमेशा मार्केट सेंटीमेंट को एनकेश करता है, आइदर इन द डाउन साइड और अपवर्ड साइड, तो वो अपना माल ऊंची रेटों पे ठोक गए। अब माल ठोक दिया तो माल को दोबारा खरीदना भी जरूरी था उनके लिए। क्यों? ये तो भाव वापस आने हैं और बहुत ऊपर जाने हैं, वो भाव आसमान की बुलंदियों को छूने हैं। ऐसी सूरत में अब खरीदेंगे तो वो तो उन भाव में खरीदेंगे नहीं, क्योंकि जिस भाव में बेचा उसी भाव में खरीद लिया। 2-4-5% नीचे में खरीद लिया तो मजा ही क्या है। कम से कम 30-35-40% नीचे में खरीदें, जब भी तो कोई आनंद वाली बात है। तो उस आनंद को लेने के लिए उनके पास ऐसे तंत्र मंत्र हैं, वो भी कोई तांत्रिक से कम नहीं है, शक्ति यंत्र तंत्र है। एक यांत्रिक के पास, तांत्रिक के पास तो तंत्र मंत्री होते हैं, उनके पास सिद्धि योग और पता नहीं सिद्धि योग और मुद्रा योग और पता नहीं क्या क्या है, और मैनेजमेंट सहयोग है, ये योग के साथ सहयोग भी है, तो उसमें वो पार पा जाते हैं। हालांकि मैनेजमेंट्स ने, इन कंपनियों के मैनेजमेंट ने इनको सटोरियों को कतई कोऑपरेट नहीं किया है, कोई गलत न्यूज़ नहीं दी, साफ सुथरी न्यूज़, सब कुछ सही है। मतलब अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, आज हम उस सेक्टर की चर्चा करेंगे जो 4 माह के कंसोलिडेशन के बाद में बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम। और डिफेंस, मेरा एक निवेदन मैं कहना भूल जाता हूँ, देखिए मेरा जो वीडियो है वो आप कृपया पूरा देखा करें, वरना मेरी बात सुनो। मान लो मैंने किसी शेयर की आलोचना की या प्रशंसा की, तो आपने एक ये बात तो प्रशंसा है, आलोचना तो सुन ली। मान लो मैंने प्रशंसा की किसी शेयर की, तो मैं उसके माइनस पॉइंट भी तो बताता हूँ साथ में। तो प्रशंसा सुन के वो शेयर को खरीद लिया और माइनस पॉइंट सुने नहीं, तो आपको नुकसान हो सकता है ना, मतलब। और कब खरीदना, किस रेट पे खरीदना, ये तो पूरा सुनोगे। और क्यों खरीदना, आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है। तो आप लोग पूरा सुनोगे, 15 मिनट का टाइम मुझे दोगे, जब भी तो आप मतलब मेरे वीडियो को देखोगे, जब भी तो आपको सक्सेस मिलेगी, वरना कैसे सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज तो ट्रेडर में आप में क्या फ़र्क है। ट्रेडर तो अपने आप को खुद आत्महत्या करता है, सुसाइडल करता है। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज दिए कि साहब आपके बताए अनुसार मैंने 70,000 रुपये कमा लिए पिछले 3 दिन में, कोई कहता है 50,000 रुपये कमा दिए। मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं है उससे। मुझे खुशी तो 7 लाख रुपए कमाएंगे वो जब होगी, या 70 लाख कमाएंगे जब होगी। और वो जब होगा, ये सब संभव हो पाएगा जब वो बहुत शानदार एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेगी। तो ऐसी सूरत में वो सेक्टर बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, निश्चित रूप से निकलेगा। 4 महीने 4.5 महीने का टाइम और 30-40% की डाउन साइड, मतलब कि भावों में गिरावट, दिस इज सफिशेंट फॉर कंसोलिडेशन। और गिराने की और भी कोशिश की गई, लेकिन गिरा नहीं पाए, क्योंकि उससे के पास नीचे थोड़ा सा, उस लक्ष्मण रेखा से नीचे जाते ही एकदम से भारी बायर आता था, इंस्टीट्यूशनल बायर आता था। बट डिफेंस के अंदर म्यूचुअल फंडों ने भी तो डिफेंस फंड क्रिएट किया है, तो दे आर बल्क बायर। ऐसी सूरत में उनके सपोर्ट से, वरना तो मझगांव को और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से इनको ला देते, मतलब 2-2 हज़ार 1.5 हज़ार पे ला देते, किस्सा खत्म, फिनिश हुआ चैप्टर। लेकिन साथ में इसीलिए तो देखते हैं कि फंडों का भी इन्वेस्टमेंट है या नहीं इसमें, तो फंड सपोर्ट करते हैं उस हालत में, क्योंकि फंडों का इन्वॉल्वमेंट है, वो प्राइसेस को गिरने नहीं देंगे। तो दोस्तों अब पोजीशन ये है कि हम बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का प्रेजेंट रेट 4408 रुपये है और इसका TTM 113 रुपये है। TTM में कोई खास एडिशन नहीं हुआ है, 5-7 रुपये का एडिशन हुआ है। 107-8 रुपये की EPS करीब लास्ट ईयर की मानी है। तो 113 के अंदर जो कुछ इनकी अर्निंग आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, वो मार्च के महीने में आती है। पहले थोड़ी इनकम आती है, जैसे जून एंडिंग क्वार्टर की EPS आई 21 रुपये, लास्ट ईयर जून एंडिंग क्वार्टर की EPS थी 12 रुपये। तो देर इज ए ग्रोथ
of 75% in the profitability as well as in net profit, और EPS वगैरह सब उसी हिसाब से बढ़ी है मतलब। तो 12 रुपये जो EPS थी उस पर 21 रुपये 75% की ग्रोथ आई पहले क्वार्टर में। ये ग्रोथ की रेट और बढ़ेगी मतलब, क्योंकि आप ये देख लीजिए, मान लो तेजस के अंदर सप्लाई ये नहीं भी कर पाए F4 इंजन के कारण, S414 इंजन के कारण अगर ये सप्लाई नहीं कर पाए तो भी वो तो ग्रोथ और बहुत काम है इनके पास, क्योंकि तेजस का कंट्रीब्यूशन कितना होता, एक पूरे साल में मुश्किल से 20,000 का, 20,000 का भी नहीं होगा, 20,000 का भी नहीं होगा, मतलब ये 15-20 हेलीकॉप्टर सप्लाई कर देते, 300-350 का है कि 5-6 हज़ार का कंट्रीब्यूशन, उसके बजाय और काम कर लेंगे, और बहुत काम है, बहुत है मतलब, कोई फुर्सत ही नहीं। तो अब आप ये देखिए कि इसका जो प्रेजेंट पी रेशो है वो है करीब, प्रेजेंट पी रेशो 44 का है इसका, 44 भी नहीं, 42 का पी रेशो, प्रेजेंट पी रेशो 42 का, TTM का 42-41 का पी रेशो है। अब जब इसमें ये कंसोलिडेशन से बाहर आ चुका है और वो जो जी से जो इंजन मिल रहे थे वो बात भी कंफर्म हो चुकी है, मार्च के अंदर वो इंजन दे देंगे, और अब कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, क्योंकि ट्रम्प साहब आ गए। ट्रम्प इज फ्रेंड ऑफ मिस्टर मोदी, ही इज प्रो इंडिया, ट्रम्प इज प्रो इंडिया। ऐसी सूरत में वी विल फेस नो प्रॉब्लम सो फार दी G404 इंजन इज कंसर्न। तो ये मार्च के अंदर और भी तेज होगा, इस सेंटीमेंट से भी तेज होगा। नए प्लांट भी लगा रहे हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हैवी ऑर्डर्स हैं, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास में। तो ये 41-42 का जो एक तो इसकी EPS जो है करंट ईयर की कितनी आ जाएगी, 170 रुपये की EPS आती है दोस्तों, 170 रुपये की EPS 5 पेड अप शेयर पे आएगी। इसका रेट कितना बढ़ता है, 50 का पी रेशो कम से कम होगा उससे बाद। इस समय कई कारण है, एक तो बाजार भी डाउन है, और इसके पीछे मतलब जो तांत्रिक, मतलब जिनको कह सकते हैं ऑपरेटर्स हैं, उनका भी इरादा ठीक नहीं, उन्होंने तोड़ रखा है, क्योंकि सस्ते रेट पे माल खरीदना है उनको। तो ये सब स्थितियां, जैसे ही कंसोलिडेशन से बाहर है, इसका पी रेशो 50, 55, 60 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने 50 से कैलकुलेशन किया। 169 रुपये 50 पैसे की EPS को अगर 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्राइस आता है, नहीं 35.97 से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो ये जो प्रेजेंट जो पी रेशो जो है उससे 169 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6,078 रुपये इसका रेट आता है। और अगर 50 के पी रेशो कर लेंगे, पी रेशो 50 होता है 169 की EPS पर, तो इसका रेट 8,000 8,500 रुपये हो जाता है। बहुत अंडर प्राइस शेयर है। तो मैं दोस्तों कोई खरीद की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खाली एनालिसिस कर रहा हूँ कि किस तरह मार्केट में ऑपरेटर्स ड्राइवन क्रेम है, किस तरह दबा देते हैं अच्छे अच्छे शेयरों को, और जो स्मॉल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर, वो थक के बेच देता है, वो निराश होता है, और ट्रेडर किस तरह लुटता है। ट्रेडर को चोट क्यों होती है? ट्रेडर के साथ चोट इसीलिए होती है कि बीच बीच में हिंदुस्तान मतलब इसको एरोनॉटिक्स को उछाड़ा, वो क्या और बढ़ेगा भी, शेयर ले लो, वो घंटे पर बाद बेच के बच गए। मतलब आप वो ये भी करामात करते हैं, मतलब इसीलिए ट्रेडिंग में नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में 6,000, 6,500, 7,000 का रेट होना इस शेयर का मामूली बात है। मतलब रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, रिकमेंडेशन खरीदारी का काम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके करें। अब आते हैं मझगांव डॉक पर। मझगांव डॉक एंड शिप बिल्डिंग की पोजीशन ये है, इसकी पिछले साल की जो EPS थी वित्तीय वर्ष 24 की 91.5 रुपये थी, और अभी जो ग्रोथ आई फर्स्ट क्वार्टर में वो आई 110% की, सेकंड क्वार्टर में ग्रोथ आई है 76% की। मैंने इसको और डिस्काउंट कर दिया ग्रोथ को, 70% ही मान ली पूरे साल की ग्रोथ। तो ये 70% ग्रोथ मान के पिछले साल की EPS पर, तो करंट ईयर की EPS आती है 154 रुपये 70 पैसे। इसको 34 से मल्टीप्लाई किया जो प्रेजेंट पी रेशो है, तो इसका रेट आता है 5286 रुपये। और अभी रेट क्या है, 4241, 41 रुपये का रेट है। ऐसी सूरत 4192 का रेट है ना। तो अगले 5 महीने में 25% तो प्रॉफिट फिर भी आ जाता है, लेकिन दोस्तों EPS भी ज़्यादा आएगी। ये तो मरे से मरा है, मतलब EPS भी ज़्यादा आएगी, पी रेशो भी बढ़ेगा,
कंसोलिडेशन से बाहर आने के बाद पी रेशियो बढ़ जाएगा। तो ऐसी सूरत में इस शेयर के चांसेस भी मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर इसका कोचिन का 50 का पी रेशियो आज भी, गार्डन रीच का उससे भी ज़्यादा है, शायद उससे भी ज़्यादा है। ये तो सबसे कम पी रेशियो है 3 शिपिंग कंपनीज में। तो अगर इसका 50 का पी रेशियो मानो और 160 रुपये की ईपीएस मानो तो 16 पंजे 80-8 हज़ार रुपये का रेट होता है। ये सटीक कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है और इट इज़ वेरी प्रोबेबल, वेरी वेरी प्रोबेबल। आप इसको अश्योर मत मानना, ये एस्टिमेट्स ही हैं, हालांकि चांसेस बहुत ब्राइट हैं। मैं कोई मतलब ऐसे फेंका फांकी नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉजिक बेस्ड बात कर रहा हूँ। जो ट्रेंड है, मतलब इन कंपनियों की जो प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेंड है, जो कॉनकॉल में मैनेजमेंट बोल रहा है खुद, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। मैनेजमेंट कहता है हर क्वार्टर में वी विल रिपीट द सेम ग्रोथ स्टोरी इन द नेक्स्ट क्वार्टर्स। तो मुझे क्या मानना चाहिए? मुझे नहीं मानना चाहिए, कि मुझे मानना चाहिए ना। ये बात ज़बरदस्त ऑर्डर्स हैं और इसको जो 30-40 हज़ार करोड़ का ऑर्डर मिलना है वो पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रहा। वो अप्रूव्ड है, कैबिनेट सब कमेटी और डिफेंस काउंसिल दोनों से अप्रूव्ड है वो ऑर्डर है। वो दे देंगे, किसी भी दिन मिल जाएगा। तो वैसे ही ये शेयर 1000 पे उछाल खा जाएगा, उसके कारण ही खा जाएगा। तो ऐसी सूरत में ये रही तीसरी बात। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 प्रोमिनेंट शेयर हैं पीएसयू में डिफेंस के। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 297 रुपये 95 पैसे का रेट है आज का, लेटेस्ट रेट 12 बजे तक। अब टीटीएम ईपीएस इसकी 6 रुपये 21 पैसे, 48 का पी रेशियो आता है इसका। इसकी ग्रोथ कितनी आई है? 38.84% ग्रोथ आई है दोस्तों इसकी, और 48 का पी रेशियो है। तो ऐसी सूरत में इसकी ईपीएस जो है 38% ग्रोथ मान लेते हैं रिमेनिंग ईयर के लिए भी, तो वो ग्रोथ आती है, लास्ट ईयर की थी 6 रुपये 21 पैसे, है ना। तो 7 रुपये 57 पैसे की ईपीएस आती है और उसको 48 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट होता है 363 रुपये। 363 रुपये, 4 साल के 75,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं इसके पास में। उस हिसाब से 363 का ऑर्डर 5 महीने में तो 20% का तो प्रॉफिट वैसे ही आ जाता है इसमें। और बहुत सेफ शेयर है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी का शेयर है, एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो इतने हाई क्वालिटी हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने वाली, जहाँ शॉर्ट मार्केट है, शॉर्ट ऑर्डर्स हैं, एकमात्र कंपनी है भारत में। और इस कंपनी ने आज यूपीए सरकार के दौरान भी रिटर्न दिए थे, मैं आपसे बता रहा हूँ। इसलिए ये दिस इज़ ए वेरी नाइस कंपनी। इसलिए ये तीनों का विश्लेषण दे दिया है मैंने, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। अब आते हैं दूसरे शेयर जो है, भारत फोर्ज है, डाटा पैटर्न है। ये जो शेयर है ना, इनमें भी बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी के चांसेस हैं। अब आप देखिए कि ये भारत फोर्ज ने होवित्जर तोप की बोली लगाई है, उसमें एल बनाया है कि नहीं। बाबा कल्याणी की कंपनी है, बहुत सक्सेसफुल मैनेजमेंट है, बहुत डायनेमिक मैनेजमेंट है, अमेरिकन कंपनी से भी कोलैबोरेशन हुआ है इसका। इसलिए डिफेंस सेक्टर, मेरे जो 3 सेक्टर्स हैं ना, उनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी सेक्टर डिफेंस है फर्स्ट। अब कोई सा भी मान लो चाहे आप, एक तो ये जो ग्रीन एनर्जी का सबसे टॉप पर है और साथ ही डिफेंस भी दोनों टॉप पर है। लेकिन डिफेंस में सेलेक्टिव है, हर शेयर नहीं। डिफेंस में मेरे 5-7 शेयर ही हैं बस, वो जो मैंने 3 तो ही बता दिए, 3 या 5 तो भी बता दिए मैं आपको। 5 बहुत हैं, बहुत होते हैं 5। जैन टेक्नोलॉजी में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कारण क्या, उनकी ऑर्डर बुक घटती जा रही है और नए ऑर्डर्स कुछ मिले नहीं। वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स प्रणाली के बाद तो माड़ा तो खूब जपी उन्होंने कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन हमने तो कोई मिलते देखा नहीं। वो ऑर्डर बुक 1500 करोड़ से घट के 950 करोड़ आ गई है उनकी। इसलिए आगे के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स उसके कमज़ोर हो जाते हैं। वो एक बात अलग है कि 85,000 करोड़ के ऑर्डर है, इसमें अगर कोई ऑर्डर हो और वो मिल गए इनको, तब तो उनके ठाट हैं। अदरवाइज तो दैट फ्रेश खरीदारी ना करें, मेरा ये कहना है उसमें। और बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लें। मैं तो खाली आपको तथ्यान्वेषण करने वाला हूँ। मैं तो फैक्ट फाइंडिंग एंड एनालिसिस का काम है मेरा, बस इससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं है। घटेगा बढ़ेगा मुझे कोई लेना मत देना, मैं कोई कहता नहीं हूँ, कुछ नहीं करता। तो दोस्तों, दिस इज़ द पोजीशन। मैंने बड़े आराम से, बड़ा स्मूथली आपको ये बात बता दी है। आज इतना ही रहने देते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।